हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज से हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों का भी एनालिसिस करेंगे। याद रखिएगा, वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन के द्वारा वास्को डिगामा का स्वागत किया गया। वास्को डिगामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डिगामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। याद रखिएगा, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर कौन आया था? 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा। इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नीनो डी कुन्हा था। यह 1529 से 1538 ईस्वी तक गवर्नर रहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ने भारत के मार्ग की, स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमंस लैंड यानी वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। याद रखिए, किसने किसकी खोज की थी? पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। और इस समय जो अल्फांसो द अल्बुकर्क है, इस समय गवर्नर नहीं था। 1503 में कोची में जो इसने प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया, उस वक्त यह गवर्नर नहीं था। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, अजिउदीउ एवं कनानोर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का जो क्रम है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। तो भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी है। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए और सबसे अंत में यानी 1961 ईस्वी में वापस गए। 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वासालो ए सिल्वा था। ठीक है, और इसका जो समय है 1958 से 1961। याद रखिएगा, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसे फेरेइरा बोसा था। कौन था? गवर्नर जनरल जोसे फेरेइरा बोसा। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री, याद रखिएगा, 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री तथा 1505 ईस्वी में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री जो है स्थापित की। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों के द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया।
कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नाक ने, याद रखिएगा, जॉब चार्नाक, इसने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतनौती, जो कलकत्ता का यह एक स्थल था, इसको चुना। कोची 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंजर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इससे पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। समय 1556 से 1605 ईस्वी है, ध्यान रखिएगा। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र जो है प्राप्त हुआ और जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सूरत में डचों के द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों के द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। थॉमस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बंबई जो है उपहार के रूप में प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ठीक है। बंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1668 ईस्वी में बंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, इसका विस्तार मात्र था। तो याद रखिएगा, कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है 1746 से 1748 ईस्वी और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो है 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, जो कि इसका विस्तार मात्र था। ग्रीस सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी, इनमें 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए जो है भेजा और कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को जो है पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है समाप्त हो गया। एक्सला-शापेल की संधि, याद रखिएगा, एक्सला-शापेल की संधि से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था तथा जिसे पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया और भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वें के मंत्री काल्वर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज द्वारा हुआ और राज ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। मरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई।
डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। याद रखिएगा, सभी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिंसूरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिंसूरा के डच किले को, याद रखिएगा, गुस्तावाउस फोर्ट के नाम से जानते थे। गुस्तावाउस फोर्ट के नाम से जानते थे। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का जो क्रम है वो इस प्रकार है। याद रखिएगा, जो क्रम है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन का जो क्रम है, बहुत बार पूछा गया है और पूछे जाने की भी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, जबकि इनकी कंपनियों की स्थापना के जो वर्ष हैं, देखिए, एस्तादो द इंडिया यानी पुर्तगीज कंपनी था, इसकी स्थापना 1498 में की गई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नाम था वेरिंग दे ओस्ट इंडेस कंपनी, और इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। और डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, और कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस, इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? शुरू का ही जो पॉइंट था यहां पे पूछ लिया गया है, तो इसको एक दो बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? कालीकट पे बताइए। तो सही जवाब है 1498 एडी, यानी बी ऑप्शन। तो वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर 1498 ईस्वी में आया था। ठीक है, और उस समय जो कालीकट का बताइए किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो उस समय जो शासक था जमोरिन था। ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे, और प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव और हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया था। प्रश्न संख्या सेकंड है, निम्न में से कौन और नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। सही है, द अल्मीडा, ए ऑप्शन। थर्ड नंबर है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। मध्यकाल में भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले सर्वप्रथम कौन थे? तो सही जवाब है पुर्तगाली, यानी डी ऑप्शन। और वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो आपको मालूम है वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। और प्रश्न संख्या 5 है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अल्मीडा। याद रखिएगा, मतलब कि थ्योरी के डिस्कशन के दौरान ही मैंने बोला था कि जो पॉइंट है इसको गौर से एक दो बार रिवीजन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से ही जो प्रश्न होते हैं सीधा पूछ लिए जाते हैं, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? वास्को डी गामा का कालीकट में किसने स्वागत किया था आपको बताना है। तो सही जवाब है जमोरिन ने। और प्रश्न संख्या 7 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको जो है सुमेल करना है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए।
देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए मिलान करते हैं। वास्को डिगामा, इसका संबंध किससे है? तो वास्को डिगामा का संबंध है पुर्तगाल से। क्रिस्टोफर कोलंबस, इसका संबंध किस देश से है? क्रिस्टोफर कोलंबस, याद रखिए सही जवाब है स्पेन। और कैप्टन कुक का संबंध बताइए, कैप्टन कुक इसका संबंध किस देश से है? तो ग्रेट ब्रिटेन से। और तस्मान का हॉलैंड से। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। तो चलिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ने भारत के मार्ग की, स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की और हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमंस लैंड यानी वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। प्रश्न संख्या 8 है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब होगा अल्बुकर्क यानी बी ऑप्शन। देखिए भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क, जिसका समय है 1509 से 1515 ईस्वी। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज की स्थापना की और फरवरी 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीत लिया। और अल्बुकर्क ही पहली यह अल्बुकर्क की जो है, जब आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जब अल्बुकर्क ने जीता तो अल्बुकर्क की पहली यह महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर जो है मुहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने और उनकी अस्थायी बस्तियां थी, इसको बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रश्न संख्या 9 नंबर है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही जवाब दीजिए, बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, जो कि यह कथन जो है सही नहीं है, याद रखिएगा। कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। प्रश्न संख्या 10 है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन में। देखिए पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क, इसके द्वारा 1503 में कोचीन में कराया गया था। और भारत में यह प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी था, याद रखिएगा। और अल्फांसो द अल्बुकर्क जब मतलब कि प्रथम दुर्ग का जब निर्माण या प्रथम दुर्ग का जब 1503 में इसका मतलब कि निर्माण कराया, तो इस समय यह गवर्नर नहीं था, अल्फांसो द अल्बुकर्क, तो याद रखिएगा। 11 नंबर है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो सही जवाब है पुर्तगाली। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। दीव पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया और यहां से गुजरने वाले अन्य जहाजों से जो है ये लोग कर की वसूली करने लगे। 12 नंबर है, प्रश्न संख्या 12, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई वह थी। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन थी? तो सही जवाब है हुगली, सी ऑप्शन। देखिए पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा, इसका जो समय है 1529 से 1538 ईस्वी। इसने मद्रास के निकट सेंथोमी और बंगाल में हुगली में
पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक ग्यासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की जो है स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिंसुरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया था। श्रीरामपुर डेनिसों का प्रमुख केंद्र था। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 13 है, पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर जो है कब्जा नहीं किया। इन तीनों में से बताइए पांडिचेरी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, केवल पहला। ठीक है, याद रखिएगा, केवल पहला। देखिए, पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहां अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर जो है 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस के संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। और इस प्रकार केवल कथन जो पहला है सही है। 14 नंबर है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों के द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 15 नंबर है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली का प्रयोग या उपयोग कौन करता था? तो सही जवाब है पुर्तगाली। और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो आपको मालूम है सही जवाब होगा जॉब चार्नाक। देखिए, कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतनौती, जो कलकत्ता का एक स्थल है, इसको चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चार्नाक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता जॉब चार्नाक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 भी जो मतलब कि जो दिवस है, फाउंडेशन जो डे है, भी नहीं माना जा सकता। यानी 24 अगस्त 1690 का यह जो दिन है, इसको भी कलकत्ता का स्थापना दिवस नहीं माना जा सकता। तो ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता किसने बसाया? तो इसका सही जवाब होगा जॉब चार्नाक। प्रश्न संख्या 18 है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो सही जवाब है डच, बी ऑप्शन। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थे। ठीक है, इसके बाद 1602 ईस्वी में डच यानी हॉलैंड संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण आपका सही जवाब होगा बी, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 19 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? बताइए,
प्रश्न संख्या 19 में 4 कथन दिए गए हैं। आपको बताना है कि इन 4 कथनों में से कौन सा एक सही है। इसका सही जवाब दीजिए। देखिए, इसका सही जवाब है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया, यानी बी ऑप्शन। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया था। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था, आपको बताना है। तो देखिए, जो राज था, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। यानी इसका सही जवाब होगा उपयुक्त तीनों, यानी डी ऑप्शन। देखिए, उपयुक्त तीनों कारण जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की मतलब की जो है स्थापना की। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा, लीवेंट कंपनी थी जिसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, यानी ए ऑप्शन। लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ जो है व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था, याद रखिएगा। और 1702 ईस्वी में इसे न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी। और 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू दी ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्रश्न संख्या 22 है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। इसका सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब है अकबर, ए ऑप्शन। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयो की अध्यक्षता में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह कौन था। अकबर था। और इसका समय है 1556 से 1605 ईस्वी, ध्यान रखिएगा। और प्रश्न संख्या 23, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। सही जवाब है जहांगीर, यानी बी ऑप्शन। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। अस्थायी और अस्थायी इन दोनों को ध्यान रखिएगा। 24 नंबर है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी। तो सही जवाब है सूरत में, डी ऑप्शन। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद
कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट के द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहां से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। 25 नंबर है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में। याद रखिएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? सही जवाब है थॉमस बेस्ट, यानी बी ऑप्शन। और 27 नंबर है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? सही जवाब है अंग्रेजों ने, बी ऑप्शन। देखिए, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों के द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों के द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। 28 नंबर है, वर्ष 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो सही जवाब है सूरत में। 29 नंबर है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां थी? तो सही जवाब है सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई। प्रश्न संख्या 30 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? तो सही जवाब है पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों के द्वारा बंबई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये क्या किए, दे दिए थे किराए पर, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड, बी ऑप्शन। याद रखिएगा। बंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफी मांगनी पड़ी। 32 नंबर है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। याद रखिएगा, डी ऑप्शन। देखिए, कर्नाटक का युद्ध जो प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 1748 ईस्वी के बीच। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, इसका विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल, अंग्रेज और फ्रांसीसी, इनमें
1746 ईस्वी में एक युद्ध आरंभ हो गया और अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। 33 नंबर है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। कर्नाटक का जो युद्ध है वो किन किन के मध्य लड़ा गया था, तो सही जवाब है अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। 34 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। तो चलिए सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करते हैं। देखिए, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है इसका संबंध किससे है? प्रथम कर्नाटक युद्ध का संबंध एक्सला-चैपेल की संधि से है, यानी 1 का 4, ठीक है, 4 हो गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध इसका संबंध है पेरिस की संधि से अंत, यानी जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है पेरिस के संधि से। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध का संबंध बताइए। इसका द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था और प्रथम मैसूर युद्ध जो है यह जो इसका संबंध है इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी, यानी इसका सही जवाब होगा, चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी। और दोबारा इसको जो है रिवीजन कर लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-चैपेल यानी सापेल की संधि से अंत हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि से अंत हुआ और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था ये अनिर्णायक मतलब कि युद्ध था। और प्रथम मैसूर जो युद्ध है ये इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी, याद रखिएगा। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध आपको मालूम है कब हुआ था, तो इसमें जो बी ऑप्शन है सही सुमेलित नहीं है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध का जो समय दिया गया है सही नहीं है। कर्नाटक का प्रथम जो युद्ध हुआ था याद रखिएगा 1746 से 1748 के बीच। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी के बीच और तृतीय युद्ध 1758 से 1763 और पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो हुआ था कब? 1761 ईस्वी में, ठीक है। देखिए, भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध कर्नाटक युद्ध है, याद रखिएगा। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति जो है आरंभ की? इसका सही जवाब होगा डुप्ले। कौन था प्रथम यूरोपियन व्यक्ति? कौन था? डुप्ले था, यानी बी ऑप्शन। देखिए, डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया, याद रखिएगा। और जिसने पहली बार, किसने? डुप्ले ने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप भी किया, भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। और उसके बारे में जीवी मालेसन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता, उर्वर बनाया और वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। 37 नंबर है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया? तो सही जवाब है सूरत में। देखिए, लुई 14वें के मंत्री काल्वर्ट के द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देस इंडेंस ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज के द्वारा हुआ और राज ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारी कारखाने की स्थापना की। 38 नंबर है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी
संस्थापित हुई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी किसके शासनकाल में? तो सही जवाब है लुई 14वें के शासनकाल में, ये ऑप्शन याद रखिएगा। और 39 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो सही जवाब होगा काल्वर्ट को, यानी सी ऑप्शन काल्वर्ट। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो देखिए इसका सही जवाब होगा बी और सी, चिंसुरा और हुगली दोनों। तो सही जवाब है बी एंड सी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले आए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी में जो बंगाल है, बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी से प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसुरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। और स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसुरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। 41 नंबर है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 1632, बी ऑप्शन। देखिए बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 एवं 1629 ईस्वी में असफल प्रयास किए। बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी के संदर्भ में संबंधित कोई स्रोत प्रमाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। और 42 है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। याद रखिएगा सही जवाब है बी ऑप्शन। देखिए फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वॉल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। निम्न कूट से उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम निर्धारित कीजिए। सही जवाब क्या होगा? देखिए थ्योरी के डिस्कशन के दौरान भी मैंने बोला था क्रम को याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। सही जवाब क्या होगा बताइए, कमेंट करके बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या है। देखिए इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। ठीक है, यानी सबसे पहले पुर्तगाली, इसके बाद डच, इसके बाद अंग्रेज और इसके बाद फ्रांसीसी, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का जो क्रम है वो इस प्रकार है: अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगीज और डेन। 44 नंबर है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करने हैं। इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
देखिए इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, यानी मिलान, इसको मिलान कर लेते हैं। पौंडीचेरी, इसका जो सही संबंध है पौंडीचेरी का वो है आपका फ्रेंच। गोवा का संबंध है पुर्तगीज। ट्रांकेबार का जो संबंध है वो है डेनिश, और सद्रास का जो संबंध है वो है डच। ठीक है, तो यहां पे रिवीजन कर लेते हैं। पौंडीचेरी का संबंध फ्रेंच से, गोवा का पुर्तगीज, ट्रांकेबार का डेनिश यानी डेन, और सद्रास का डच। 45 नंबर है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम जो है सोरा और अफीम प्राप्त होता था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो सही जवाब है बिहार, ए ऑप्शन। देखिए यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा अफीम जो है, सर्वोत्तम सोरा और अफीम ये बिहार से प्राप्त होता था। तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। और 46 है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार, याद रखिएगा। 47 है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सही जवाब है फ्रांसीसी। 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली, 1605 ईस्वी में डच, 1608 ईस्वी में अंग्रेज और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। तो इस प्रकार उपयुक्त विकल्पों में से भारत आने वाले व्यापारियों में सबसे अंत में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ, ध्यान रखिएगा। 48 है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो सही जवाब है, देखिए इसमें जो डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी, नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, उपयुक्त सभी यानी डी ऑप्शन। देखिए भारत में डचों के द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना था। 49 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। और तीसरा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से कौन से अंग्रेजों की जो है भारत को देन थी, यानी कौन से अंग्रेज भारत को दिए थे, इन तीनों में से बताइए। सही जवाब क्या होगा? तो कोई भी नहीं, यानी डी ऑप्शन सही जवाब है। यानी इन तीनों में से कोई भी अंग्रेज जो है भारत को नहीं दिए थे। जैसे मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन का जो पद्धति था, यह अंग्रेजों का देन नहीं था। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग भी अंग्रेजों ने नहीं किया था। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती भी भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो है नहीं की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी कोई भी नहीं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेर शाह सूरी और अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखानों में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी और इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत को देन या कह सकते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा भारत को इनमें से कोई भी देन नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 50। पूछा गया है, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ जो है सब कुछ ही असंगत है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो सही जवाब होगा जीवी मैकाले, यानी बी ऑप्शन।
लॉर्ड मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक कवि तथा इतिहासकार था। 1834 से 1838 ईस्वी तक भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। 51 है, एक्स ला सापेल 1748 ईस्वी की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? एक्स ला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति इसी संधि के साथ हुई थी। क्या यह सही है? तो बिल्कुल सही है। और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था, बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य ऑप्शन है, यानी पहला दूसरा दोनों कथन सत्य है। एक्स ला सापेल की संधि 1748 से याद रखिएगा 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। 52 है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। दूसरा, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए दोनों कथन सत्य है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। इसमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय, योग्य नेतृत्व आदि था। ठीक है, और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे इसके संदर्भ में जो है कुछ इन्फॉर्मेशन को शेयर किया गया है, तो आप वहां से भी हमें जो है मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।